बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरोक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हम उन अवामिल की बात करेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजाइम जो है एक ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो कि सिंपली बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करता था, और ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और खुद उसमें डायरेक्टली उसकी प्रोडक्ट की नेचर पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आने देता। बट कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या कम कर सकते हैं। उनमें चार जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अगर देखें हम तो हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन है, हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन की, और एंजाइम कंसंट्रेशन किस तरह इफेक्ट कर रही है एंजाइम एक्टिविटी को, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 20 सबस्ट्रेट हैं। 20 से मुराद हमारे पास 20 सबस्ट्रेट है, और उसके सामने हमारे पास जो एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं यानी एंजाइम्स हैं वो 10 हैं। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट मेरे पास 20 हैं, एंजाइम 10 हैं, तो एक्टिव साइट 10 हैं, तो 10 सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हुई, एंजाइम स्पेसिफिक है। तो सिंपली इस टाइम पे जो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं वो 10 आ रही हैं। 10 प्रोडक्ट क्यों आ रही है? हालांकि सबस्ट्रेट 20 है और 20 को 20 प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि क्योंकि एंजाइम यानी एक्टिव साइट जो है वो 10 अवेलेबल है, इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट भी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अब अगर मैं एंजाइम की एफिशिएंसी को बेहतर बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाए, तो मैं यहां पे इस एक्टिव साइट को इंक्रीज करना शुरू करूंगा। अब सिंपली एंजाइम को इंक्रीज करने से मुझे फायदा क्या होगा? मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ती जाएंगी। लाइक मैं 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और टिल 20 तक जब मैं एंजाइम्स बढ़ाता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट का नंबर भी बढ़ता जाएगा। यानी 20 एंजाइम्स का मतलब है कि एट अ टाइम 20 सबस्ट्रेट जो उस पे एक्टिव साइट पे लगकर प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और मेरे पास 10 की बजाय अब जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो तकरीबन 20 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। बट ये चीज देखी गई है कि जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन को सबस्ट्रेट से उसका नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, यानी 21 या 22 अब एंजाइम है, अब एक्टिव साइट 22 है और सबस्ट्रेट पीछे हमारे पास 20 है, तो कभी भी एंजाइम की एक्टिविटी ना बढ़ेगी ना कम होगी। अब वो कांस्टेंट पेस के साथ काम करती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? एंजाइम की कंसंट्रेशन का इफेक्ट एंजाइम की एफिशिएंसी पे। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट जाया जाए तो मैं एंजाइम के अगर नंबर को डिक्रीज करता जाऊंगा, चाहे मेरे पास सबस्ट्रेट जितने मर्जी हैं, तो मेरे पास प्रोडक्ट का नंबर भी डिक्रीज होता जाएगा। अब चलते हैं हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा उल्टा देते हैं। यहां पे मैंने 10 एंजाइम और 20 सबस्ट्रेट की बात की थी, मैं यहां पे 10 सबस्ट्रेट ले लेता हूं और मेरे पास जो है यहां पे 20 एंजाइम्स हैं। अब जरा हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखना चाहता हूं कि वो किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं 10 से नीचे नंबर ले जाऊंगा तो मेरे पास सबस्ट्रेट 9 है, तो 9 चाहे एक्टिव साइट 20 अवेलेबल है, तो एट अ टाइम 9 सबस्ट्रेट ही उस पे लगेंगे और 9 ही प्रोडक्ट बन पाएंगी। बट अगर मैं ये नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देता हूं फ्रॉम 10, तो 10 से लेकर 20 तक जब मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 10 सबस्ट्रेट से बढ़कर टोटल 10 सब प्रोडक्ट से बढ़कर 20 प्रोडक्ट्स जो है वो शामिल हो जाएंगी। अब 10 से जब 20 प्रोडक्ट बन जाएंगी, जब मैं इसका नंबर जो है वो 20 सबस्ट्रेट कर दूंगा, तो सिंपल सी फिलॉसफी ये है कि अब की बार जब मैं 20 से सबस्ट्रेट एक्सीड करने की कोशिश करूंगा, यानी उसको 21 या 22 या 23 या 24 सबस्ट्रेट कर दूंगा, फिर भी मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 20 की 20 ही रहेंगी, क्योंकि मेरे पास एक्टिव साइट्स जो हैं वो 20 से ज्यादा नहीं है। और अब की बार अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ एक्टिव साइट या एंजाइम से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं सैचुरेशन का। तो यहां पे टर्म हमारे पास एक ऐड होगी जो कि सैचुरेशन की है। अब इसी तरह मूव करते हैं हम टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है एंजाइम की एक्टिविटी में, और ज्यादातर जितने भी हमारे बॉडी के ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे
बेहतर तरीके से एफिशिएंटली वर्क करते हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी जानदार के या सेलुलर पार्ट के अंदर मौजूद एंजाइम्स के काम करने के लिए जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाता है, वो हमारे पास उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। लाइक अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो उसके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कोट किया जाता है। बट क्या ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने से या बढ़ाने से किसी किस्म का एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब कभी टेम्परेचर डाउन जाएगा यानी 37 से डिक्रीज करेगा तो देखा ये गया कि एंजाइम की एक्टिविटी भी स्लो डाउन होगी। बट इन केस ऑफ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल, तो देखा यह गया कि एंजाइम की एक्टिविटी भी जो है वो बढ़ रही है, बट एक स्पेसिफिक एक्सटेंट तक के जहां पे देखा यह गया कि अब टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है फिर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती नहीं है, उल्टा डिक्लाइन फेज पर आ जाता है। और वो डिक्लाइन क्यों आता है? वो कहते हैं कि क्योंकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। होता यह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम तक वो एंजाइम की एक्टिविटी को तो बढ़ा रहा है, बट साथ साथ जो उसमें नेगेटिव इफेक्ट पैदा हो रहा है वो उसके मौजूद एटम्स जिनसे वो मिलकर बना हुआ है वो एक दूसरे के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो आपस में टकराना शुरू करते हैं। जब वो टकराते हैं तो देखा यह गया कि वो जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकराव की बुनियाद पर एटम्स दूर दूर भागते हैं, और जब वो दूर भागते हैं तो जो असल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो खराब हो जाता है और हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो एंजाइम को जो है वो डीनेचुरेशन का सामना करना पड़ता है और अब की बार वो एंजाइम दोबारा जो है किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अब जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। और अगर इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समझना चाहें तो उसमें हम कंडीशन इस तरह ले सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी तो 37 है, बट जब कभी हमारी बॉडी में किसी किस्म का कोई मैल फंक्शन होता है, कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फौरी तौर पे अलामत के तौर पे हमारी बॉडी में पायरेक्सिया होता है जिसे हम बुखार कहते हैं। तो बुखार के दौरान टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो एक पॉजिटिव है कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज की जा रही है ताकि हमारी बॉडी जो है वो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनाकर सिंपली बचा सके हमें अगेंस्ट दैट इन्फेक्शियस पार्टिकल। बट अगेन हम कहते हैं कि आफ्टर 104 और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद जो है वो एक इंसान को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी इसका मतलब है अब इंसान जो है वो डीनेचुरेशन की तरफ चल पड़े और अब वो फंक्शनल नहीं रहे। तो ये कहानी थी हमारे पास टेम्परेचर की। अब हम मूव करते हैं पीएच की तरफ। पीएच बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और अगेन यहां पे भी बात ऑप्टिमम पीएच की होगी। हम देखते हैं कि हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है और एक नैरो रेंज है। ये टेम्परेचर से ज्यादा सेंसिटिव वाला एरिया है और इसमें किसी भी किस्म का जो ज्यादा चेंज है, एक्सट्रीम भी नहीं बल्कि हम उसे कह लेते हैं कि स्लाइट चेंज जो है वो एंजाइम के एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट करेगा, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक भी करेगा और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर भी, क्योंकि आयनाइज कर देता है तो उसकी वजह से क्या है कि वो डीनेचर भी हो जाता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर से ज्यादा जो चीज मैटर करती है दैट इज पीएच वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वही बेस करती है कि उस पर बेस क्या करेगा हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पीएच जो है जो कि एक नैरो रेंज है उस पर एंजाइम बेहतर तरीके से काम करता है। और उसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसा स्टमक में हमारे में प्रोड्यूस होने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन की हमारे पास जो वैल्यू आती है पीएच की जिस पे वो बेहतरीन तरीके से काम करता है वो है 2। इसी तरह कुछ हमारे मुंह के अंदर एंजाइम बनते हैं माइलेज वगैरह जो कि अल्कलाइन पीएच यानी 7 पॉइंट समथिंग का हमारे पास क्या उसकी पीएच होती है जिसपे वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, पीएच वैल्यू एक अगेन फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है जो कि इफेक्ट भी कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को, एक तरह से ऑप्टिमम लेवल पे एफिशिएंसी के साथ लेके चल रहा है। बट ये भी देख रहे हैं कि स्लाइड जो चेंज है उसकी एक जो नैरो रेंज प्रोवाइड की जाती है तो उसमें फिर वो खतरे की घंटी के तौर पे भी काम करता है और एंजाइम को इफेक्ट भी करेगा और उसकी एक्टिविटी को रोक भी देगा।
तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो होती है इंशाल्लाह मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।